हेलो एवरीवन। डाउट था एक स्टूडेंट को लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 59 वेव मोशन एंड साउंड का। ओके, तो चलो उसको बनाते हैं। और बाकी और कोई कई लोग के भी डाउट्स आए हैं, तो उसमें एक तो भेजा है चैप्टर 3 का लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस का, उसका सारा क्वेश्चन भेज दिया है एक स्टूडेंट ने। तो अभी तो पढ़ा बताया भी नहीं हूँ ना, जब बताऊंगा तो उसके बाद उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय। इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसको बता दिया गया है, लेकिन मतलब चैप्टर कर दिया गया है, बट इस क्वेश्चन को मैंने नहीं करवाया था क्योंकि थोड़ा इजी था। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। यहाँ पर लेंथ वेयर एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। ओके, एक्सप्रेस जी इन टर्म्स ऑफ टी। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखो, सॉल्यूशन लिखो। टी इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी है। ओके, तो अब क्या कर रहा है, अभी क्या है कि टी जो है वो जी के रूप में एक्सप्रेस हुआ है। अब जी को टी के रूप में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो ना, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। केवल 4 पाई लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि पाई का भी तो स्क्वायर करना है। इनटू अब ये स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी का स्क्वायरिंग करोगे। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी का स्क्वायरिंग करोगे तो केवल एल अपॉन जी ही बचेगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट को खा जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से एल अपॉन जी, तो क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस जी को इधर ले जाओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जी डिवाइड में है ना, तो यहाँ ले जाओ और टी स्क्वायर को इधर लेते, जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। यानी जी को देखो, जी को हमने किस में डोनेट कर दिया, टी के रूप में डोनेट किया। ये देख रहे हो, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। यही करना था कि एक्सप्रेस जी इन टर्म्स ऑफ टी, यानी जी का वैल्यू, यानी अगर मुझे टाइम पीरियड पता हो उस पेंडुलम का और उसका लेंथ पता हो, पाई का वैल्यू तो 3.14 होता ही है, तो मैं जी का वैल्यू निकाल लूंगा। दरअसल इस देखो, ये जी क्या यहाँ निकलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो जियोग्राफर होते हैं ना, जैसे कि हायर क्लासेस में जाओगे तुम, तो खनिज की खोज, ये सब चीज़ों की खोज करने के लिए क्या करते हैं ना वहाँ पर, कि टाइम पीरियड, अगर तुम ऐसा कर सकते हो, टाइम पीरियड और लेंथ इन दोनों को पता रहेगा तुम्हारा उस पेंडुलम का, तो एक प्लेस तक, ठीक है, मतलब बहुत बड़े एरिया तक अगर तुम इसको मापते रहोगे और जी का वैल्यू निकालते रहोगे, तो जी के घटने बढ़ने के रेट से पता लगता है कि कहाँ पर खनिज है कहाँ पर नहीं। तो इसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है, ये ऐसे केवल ये आंसर आ गया। प्लस में एक चीज ये भी बताना है तुम्हें, जो कि 8 में नहीं बताया गया तुम्हारे बुक में, कि टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी ही क्यों होता है। यानी इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता था ना, टी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ये भी तो हो सकता था, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन यही क्यों है, यही क्यों फॉर्मूला, और कहाँ से आता है? ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी दिन किसी ने सुबह उठ कर दुनिया को कहा कि देखो यही होता है टाइम पीरियड पेंडुलम का। ठीक है, फिर दुनिया पूछेगी कि इसका प्रूफ बताओ। तो इसका प्रूफ क्या है, तो 8 क्लास में तो नहीं अधिक किया गया है, लेकिन हाँ इसको अलग वीडियो में बनाएंगे हम लोग, कि टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी क्यों होता है। और एक चीज तुमने नोटिस किया कि यहाँ टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है। चलो इसको बताता हूँ, ये पहला पार्ट का आंसर है। ओके, ये z इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम तुम्हें पता है ना, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, टाइम पीरियड सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड पता होता है ना सबको। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम, पेंडुलम इज इक्वल टू कितना होता है, 2 सेकेंड्स होता है। ठीक है, नाम में ही सेकंड है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम, नाम में ही सेकंड है, तो यानी कि उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड होगा। तो अब देखो t इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड। तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, इसको क्या कर सकते हैं, 2 पाई इंटू एल अपॉन, और जी का वैल्यू 10 लिखने के लिए कहा है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दो का इसको स्क्वायर कर दो ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। दिक्कत है, दो चीज आपस में बराबर है तो उन दोनों का स्क्वायरिंग भी आपस में बराबर होगा।
और 2 पाई का 4 पाई² इंटू एल अपॉन 10। तो यहाँ से एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 को यहाँ ले जाओ और 4 पाई² को नीचे ले आओ, क्रॉस पता है ना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़े हो ना। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 अपॉन 4 पाई² और पाई का वैल्यू कितना रखोगे 3.14 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और इतना का। तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लगभग एल का वैल्यू कितना आता है 1 मीटर आता है लगभग, ठीक है। ये लगभग कितना आएगा देखो, क्योंकि 3.14 का स्क्वायरिंग करोगे लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.3 कुछ आएगा ऐसा, ठीक है। 9 पॉइंट और ज्यादा आएगा, 7 आएगा कुछ या 7 या 8 आएगा ऐसा कुछ। तो ये लगभग 1 मीटर आंसर आएगा, यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। हालांकि ऑफिशियल आंसर कितना है 101 सेंटीमीटर। तो तुम अगर कैलकुलेशन अच्छे कैलकुलेटर से अगर 3.14 का स्क्वायर करोगे और 10 अपॉन 3.14 का स्क्वायरिंग करोगे तो ये लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। और आंसर 101 सेंटीमीटर, ठीक है। लगभग देख रहे हो 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये ऐसा मतलब 1 मीटर। तो उस पेंडुलम का लेंथ क्या होगा जिसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड है, उसका लेंथ 1 मीटर होगा। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, देखो हम अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे क्यों t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू √g होता है। देखो कोई पेंडुलम है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंज है, हिंज मतलब कि फंसाया गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है हमारा बॉब, ठीक है। इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस बारे में। हालांकि बुक में दिया हुआ है लेकिन थ्योरी तो पढ़ते हो नहीं। ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और इसको क्या बोलते हैं मीन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। आ रही समझ में। पेंडुलम को आपने इतना थोड़ा दूर के लिए आपने थोड़ा सा पीछे किया, ठीक है, या फिर थोड़ा धक्का दिया, ठीक है, जो भी हो थोड़ा दूर के लिए सही। तो धक्का दिया तो या फिर उसके ऊपर किया तो ये ऊपर थी होके फिर नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। यहाँ पर इसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पर पेंडुलम का यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीड मैक्सिमम होता है, यहाँ तो स्पीड 0 हो जाता है देखो यहाँ पर। लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, फिर और आगे जाएगा और फिर सबसे अंतिम हाइट तक जो ऊंचाई पर है वहां पर जाके फिर से पीछे लौटेगा, ठीक है। तो जो सेकंड पेंडुलम होता है, सेकंड पेंडुलम कहने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इसका मतलब क्या तुम समझे, टाइम पीरियड किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड। इसका मतलब क्या होता है कि ये पेंडुलम यहां से यहां तक गया अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक, और यहां से फिर यहां आया, तो इस यहां से यहां एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर उसी एक्सट्रीम पोजीशन से अपने अंतिम फाइनल शेप में आया, तब 2 सेकंड लगा। कहने का मतलब यह है, तुमने पढ़ा ना कि 1 बाई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है। तो देखो यहां से यहां गई, यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लगेगा, और फिर यहां से यहां आने में 1 सेकंड लगेगा, तो 1 + 1 आ गया 2 सेकंड टाइम पीरियड। अरे समझ में, यहां से यहां गई ये पेंडुलम तो 1 सेकंड लगेगा, फिर यहां से यहां आई अपने जहां पर इसका इनिशियल पोजीशन था, मैंने यहां पर ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है इनिशियल पोजीशन, मैंने यहीं से इसको छोड़ा, तो यहां से यहां को जाएगी एम्पलीट्यूड के अनुसार, और धागे का लेंथ ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इनिशियल लेंथ, ठीक है, इनिशियल लेंथ बोल रहा हूं, इनिशियल पोजीशन है इसका, ठीक है। वैसे भी देखो ना फ्रीक्वेंसी अगर देखोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑक्सीलेशन पर सेकंड, तो 2 सेकंड लग रहा है, तो यानी कि हर सेकंड में ये कितना ऑक्सीलेशन करेगा, आधा ऑक्सीलेशन करेगा। देखो ना अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, टी फ्रीक्वेंसी क्या होता है एफ इज इक्वल टू 1/t, यानी एफ इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 0.5 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 0.5 अति करेगी, आधा दूरी आधा वाइब्रेशन इसका होगा जो पूरा वाइब्रेशन का है। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, फिर यहाँ से आने में 1 सेकंड, तो टोटल 2 सेकंड लगा टाइम पीरियड। एक चीज और समझो, टाइम पीरियड में कभी भी t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L/g में कहीं भी तुम्हारा मास आ रहा है, इस बॉब का मास मान लो m है, इसका डेंसिटी d है, ठीक है, और ये स्फीयर है, तो कहीं भी इसका मास आ रहा है बॉब का, नहीं ना, इसको बॉब कहते हैं, ठीक है, ये छोटा सा, या कोई भी वस्तु लगा दो ना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देख रहे हो टाइम पीरियड में कहीं भी इसका मास आया, कहीं भी मास नहीं आया, ये लेंथ L है।
केवल लेंथ आ रहा है और जी आ रहा है, इसका डेंसिटी भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब तुम कैसा भी यहाँ पर मास रखो, ठीक है, कि उससे इसका टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा भी डेंसिटी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चीज नोट करने लगा है। लेकिन हाँ, लेंथ जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका लेंथ अगर अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में हो जाए, अर्थ रेडियस के कंपेरिजन में हो जाए, तो फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ये जो है ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा अगर बहुत बड़ा लेंथ हो गया ये, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दो, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी चल रही है तो चलते रहना चाहती है, कोई भी बॉडी रुकी हुई है तो रुके रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आसपास एयर ना हो और प्लस में यहाँ पर फ्रिक्शन लेस हो, यहाँ पर क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो, फ्रिक्शन लेस हो, ये फ्रिक्शन हो गया, यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, यहाँ पर इस हिंज के पास, और आसपास एयर ना हो, तो अगर तुमने इसको थोड़ा सा हटा के छोड़ दिया तो ये कभी भी नहीं रुकेगी, ठीक है। ये रुक इसलिए जाती है कि क्योंकि हवा है और हवा का रेजिस्टेंस है इसमें, हवा फ्रिक्शन लगा रही है, हवा अपोज करती है ना मोशन को, और प्लस में यहाँ फ्रिक्शन भी तो है। तो अगर यहाँ फ्रिक्शन ना हो, किसी काल्पनिक दुनिया में मान लो कि कोई ऐसा दुनिया है जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है और हवा भी नहीं है, और वहां पर जाके इस बॉब को छोड़ोगे तो ये बॉब यहाँ से यहाँ जाके ऐसे चलती रहेगी, अनंत काल तक चलेगी, सालों साल तक, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ, हमारे दुनिया में ये बॉब कभी ना कभी रुक जाएगी 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, क्योंकि एयर है, आसपास एयर है ना, और फ्रिक्शन भी है यहाँ पर जहां से तुम इसको बांधा है, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आगे हम इसको प्रूफ करेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी ही क्यों होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वेक्टर वगैरह पढ़ना पड़ेगा, हम देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, और आओ दूसरा देखते हैं, 60 क्वेश्चन नंबर। द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव ट्रेवलिंग इन ए सॉलिड बिकम्स 1/3 द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव है, लाइट वेव नहीं है, लाइट वेव होता है लेकिन यहाँ पर साउंड का यूज हुआ है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव ट्रेवलिंग इन ए सॉलिड बिकम्स 1/3 व्हेन इट प्रोपगेट्स थ्रू एयर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट देन फाइंड द डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द वेव। बहुत अच्छा, मतलब ठीक है। देखो तो कोई सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, थोड़ा लंबा बनाओ ना इसको, ठीक है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड और ये एयर, ठीक है। तो साउंड वेव ट्रैवल कर रही थी इस फॉर्म में, चाहे जो भी हो, ठीक है। इस फॉर्म में तो नहीं करेगी क्योंकि सॉलिड में जानते हो साउंड वेव, इस पर एक सवाल भी था यार बहुत अच्छा, कि क्यों साउंड जो है वो एयर में ट्रांसवर्स वेव के रूप में ट्रैवल करती है और सॉलिड में लॉन्गिट्यूडिनल वेव की ओर ट्रैवल करती है। क्योंकि हमने देखा था ना कि जिस ऑब्जेक्ट का जो जल्दी अपना वॉल्यूम बदल लेता है, ठीक है, और वैसे मीडियम में साउंड जो है वो ट्रांसवर्स वेव में ट्रैवल करती है। तो इसमें ऐसे न ज्यादा ट्रैवल करेगी साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फील्ड में, यानी कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन। पता है ना कि दो तरह के, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और इस एक सवाल भी था कि साउंड की लिक्विड में सती एयर में क्यों ट्रांसवर्स वेव के रूप में, तो एयर में तो ऐसे ट्रैवल करेगी ट्रांसवर्स वेव के रूप में, लेकिन देखा यह गया है कि सॉलिड में एयर में साउंड किस तरह से ज्यादा मूव करती है, ट्रांसवर्स वेव के रूप में, ठीक है। और क्यों करती है, क्योंकि एयर जल्दी अपना वॉल्यूम बदल लेता है तो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता है। अरे समझ में, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ रुकावट नहीं हो रही है साउंड को, एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, ओके, तो अपोज नहीं कर पाते हैं, उतना अपोज नहीं कर पाते हैं अब, ठीक है। तो साउंड इस तरह से, लेकिन लिक्विड में पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक हैं तो साउंड को अपोज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पढ़े हो ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव के रूप में साउंड ट्रैवल करते हैं, लेकिन है तो साउंड ही ना, ठीक है। अरे समझो, ये अच्छा क्वेश्चन भी था उस समय, देखना जरूर, मैंने इसको बनवाया भी था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ क्या था, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, अब वेवलेंथ ऑफ साउंड ट्रैवलिंग इन ए सॉलिड बिकम्स 1/3 व्हेन इट, वेवलेंथ 1/3 हो रहा है। तो मान लो यहाँ वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। तो सॉलिड में ये जब साउंड ट्रैवल कर रही थी तो इसका वेवलेंथ लैम्डा था, एयर में गई तो कितना हो गया, λ/3 हो गया, यही ना, 1/3 का मतलब यही होता है ना, अगर लैम्डा था तो यहाँ λ/3 हो गया। और फ्रीक्वेंसी यहाँ एफ है इस साउंड का, वेव का, ठीक है, ऐसे कर दिखा दो ना, ठीक है, यहाँ से ये निकली, ठीक है, ये यहाँ से पास करेगी, ठीक है।
और एक चीज और याद है ना कि साउंड को जरूरत होती है मीडियम की ट्रैवल करने की, ठीक है, लाइट की तरह नहीं। लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने की। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी पर कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो जो स्पेस है वहां तो कोई एयर नहीं है, फिर भी लाइट पहुंच जाती है ना। लगभग 8.5 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ठीक है। सोचो कितना अच्छा है ना। लेकिन साउंड को मीडियम की जरूरत है, कभी भी वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। स्पेस में अगर तुम एक आदमी दूसरे आदमी को बोलेगा तो उसे सुनाई नहीं देगा, वो टेलीफोन वगैरह से या कुछ से बात करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है, तो मीडियम नहीं है, तो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी होना चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए। तो अगर यहाँ पर लैम्डा है तो λ/3, यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ है तो फ्रीक्वेंसी इधर भी एफ। और ये बिल्कुल सही बात है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, भले मीडियम क्यों ना बदल जाए। यही हाल लाइट के साथ भी है, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्यों फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। और मान लो यहाँ स्पीड भी था, ठीक है, तो यहीं पर ना निकालना है स्पीड v डैश कितना है, ठीक है। कहने का मतलब मान लो यहाँ स्पीड v1 था, v सॉलिड vs, और यहाँ v एयर, ठीक है। यहाँ पर साउंड का स्पीड vs था और यहाँ पर जाने के बाद साउंड का स्पीड va हो गया। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो देखो तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। और ये कहाँ से आता है, तो बोला था ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर दूरी बाई समय, तो दूरी डिस्टेंस अपॉन समय t। देखो तो v इज इक्वल टू डी इंटू 1/t भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट कितना होता है, मीटर, और वेवलेंथ का भी तो ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो d की जगह लैम्डा लिख दें। और 1/t, 1/टाइम पीरियड ही तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो एफ आ गया। देखो तो यही है ये v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ये तो कब से पढ़ रहे थे, तुमने पढ़ा है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है गाइस, ठीक है, डायरेक्शन का अंतर होता है। हम लोग काइनेमेटिक्स में और अच्छा से देखेंगे। ऐसा 8 का काइनेमेटिक्स हो गया, 9 का भी जल्दी से शुरू करूंगा। तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, तो एयर में लगाओ, तो एयर में कितना था, vs इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। और सॉरी सॉलिड में कितना था, vs इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। और यही एयर में क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ इंटू λ/3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज दिख रहा है। तो यानी कि ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो, और क्या, जैसे मन तैसे जैसे कर सकते हो। तो vs अपॉन va इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा अपॉन एफ इंटू λ/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, बटा 3 तो ऊपर जाकर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, vs इज इक्वल टू 3 इंटू वी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वी ऊपर इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और लैम्डा बटा 3 था ना, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू वी है। तो यानी सॉलिड में साउंड का वेलोसिटी कितना है, एयर के मुकाबले 3 गुना है, ठीक है। सॉलिड में साउंड का वेलोसिटी कितना है, एयर के मुकाबले 3 गुना है। तो डिक्रीज कितना हुआ, तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड, डिक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फाइनल जो इनिशियल था, इनिशियल कितना था स्पीड, vs था, बाद में स्पीड कितना हो गया, va हो गया, क्योंकि एयर में गया ना। अब देखो तो कितना हो जाएगा, vs का वैल्यू कितना है, 3va। डिक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के में कितना डिक्रीज हुआ,